नमस्कार। मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लेट्स टॉक अबाउट केमिस्ट्री में। तो प्यारे स्टूडेंट्स, कल हम पढ़ रहे थे। कल जो हमने टॉपिक कवर किया था वो लिमिटेशंस पे बात की थी। ठीक है, हमने कल जो टॉपिक कवर किए उनमें से लिमिटेशन ऑफ किस किस की लिमिटेशन हमने कवर किया था। कंजर्वेशन ऑफ मास की लिमिटेशन, इसके बाद डेफिनेट प्रोपोर्शन के जो लिमिटेशन थी उसके क्वेश्चन थे। मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में कुछ और जाना था। ठीक है, तो हम अब लिमिटेशन से आगे जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके पास, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, वो टॉपिक अब आपका स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप कोशिश करिए समझने की। आपको उस लेवल तक समझाया जाएगा जहाँ तक आपका क्वेश्चन उठाता है। ठीक है, तो जो टॉपिक आता है हमारे पास वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास जिसको RAM से डिनोट भी करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, देखिए नाम से पता लग रहा है, काफी डेफिनेशन जो नाम से पता लग जाती क्या कहना चाह रहा है। रिलेटिव एटॉमिक मास यानी कि एटॉमिक मास को, किसी भी सब्सटेंस के एटॉमिक मास को क्या किया गया, रिलेट किया गया है। ठीक है, जैसे आप कहीं भी शॉप पे जाते हो और कोई भी चीज़ आप लेके आते हो, लेट्स सपोज चीनी लेके आए 1 kg, जो पहले अभी तो क्या इंस्ट्रूमेंट, जो टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट आ गए, तो उस पर क्या दो मेजर होके आते हैं आपके पास। ठीक है, लेकिन पहले क्या था, जो जिसको हम बाट बोलते थे उसका इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो यानी कि जितना हमने किसी भी चीज़ को, जो भी कंटेंट, जो भी हमने क्वांटिटी जिसकी रखी है उसके बराबर वो वेट, यानी कि वेट उसके क्या होगा, रिलेटिव होगा। जितना भी सब्सटेंस हमें चाहिए उसके रिलेटिव क्या होगा, वो वेट होगा। तो उसी से है कि रिलेटिव एटॉमिक मास किसको बोलते हैं। जो सीधी डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन है बेटा वो है रिलेटिव एटॉमिक मास की जो डेफिनेशन, डायरेक्ट डेफिनेशन आपके पास वो है मास ऑफ। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछते हैं तो आप डायरेक्ट डेफिनेशन लिख सकते हो, क्या है, मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम ऑफ द सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के मास डिवाइड बाय यानी कि जो सब्सटेंस लिया हमने उसका मास, और रिलेट किससे करेंगे, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ये है इसकी डेफिनेशन। ठीक है भाई, यानी कि सीधा सा मतलब है कि आपके पास जो भी सब्सटेंस, जिससे भी आप रिलेटिव एटॉमिक मास रिलेट कर रहे हो, कोई भी एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड, जिससे भी आप रिलेट करना चाह रहे हो, उसका एटम, उस एटम के मास, ठीक है, और किससे रिलेट किया जा रहा है, 1, यानी कि कार्बन, कार्बन सबको पता है एटॉमिक मास कितना होता है, 12 एटॉमिक मास है। लेकिन उसमें भी उस कार्बन एटम का 1/12 पार्ट, उस कार्बन एटम का 1/12 पार्ट, यानी कि आपके पास पूरा कार्बन एटम है। तो देखिए मैं समझाने की कोशिश करूं तो ये पूरा कार्बन एटम है, ठीक है, जिसको हमने C12, और इसमें भी पार्ट कर दीजिएगा 12 पार्ट। ठीक है भाई, इस प्रकार से हम कितने 12 पार्ट्स कर देंगे इसके। ठीक है कि नहीं, तो जैसे आप 12 पार्ट्स करोगे तो वही यहाँ पे क्या दर्शाया गया है कि कोई एटम है और उसके भी क्या है 12 पार्ट आपका, यानी कि उस एटम का 12th पार्ट। ये जो आपकी डेफिनेशन है ये आपकी, ये बताई जाती है जर्नल कि ये रिलेटिव एटॉमिक मास को ये बोलते हैं। लेकिन इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, ठीक है भाई, ये कहाँ से, इसका मतलब क्या है, या इसको आगे कैसे और एक्सप्लेन किया जा सकता है, वो देखिएगा। मैं कुछ इसी से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला लिखता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है, मीन्स क्या है इसका। यहाँ पे ये मास ऑफ
mass of total nucleons present in that atom of substance ये substance है, ठीक है, डिवाइड बाई 1/12 into mass of 12 nucleons 12 nucleons of कार्बन 12 एटम। अब कहोगे सर ये क्या है, ये कहां से आ गए, ये न्यूक्लियस कहां से आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको समझने की कोशिश करिएगा। जो न्यूक्लियस, पहले तो न्यूक्लियस बोलते किसको है बेटा, मैं यहां पे लिख देता हूं कि न्यूक्लियस बोलते किसको है। न्यूक्लियस जो होता है वो आपके पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन को, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन को न्यूक्लियस बोला जाता है, ठीक। इलेक्ट्रॉन का यहां पे कोई भी रोल नहीं है। तो देखिएगा, मास ऑफ एन एटम ऑफ सब्सटेंस, किसी भी एटम का मास क्या होता है। अब देखिए अगर एटम के स्ट्रक्चर की बात करें तो मेन होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वही उसका ओरिजिनल मास है, ठीक है, वही उसका क्या है, ओरिजिनल मास है। तो यहाँ पे मैंने इसको और डिफाइन करके लिख दिया। देखिए अगर डेफिनेशन लिखना बोले तो आप लिख सकते हो, सिर्फ मैं आपको लिबरेट करके बता रहा हूँ चीज़ों को, ताकि आपको पता लगे कि कंसेप्ट क्या है यहाँ पे। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो ताकि आपको ये रेटाफिकेशन करने की जरूरत ना पड़े। अब सिंपल देखिए इसके समझाने का तरीका क्या है, इसका मीन क्या है समझाने का। जब लास्ट में सारी चीज़ें हो जाएंगी तो मैं आपको सिर्फ एक लाइन बता दूंगा कि बेटा तुम जो रिलेटिव एटॉमिक मास है आप उसको क्या लिख सकते हो, एक लाइन से अभी बता देता हूँ। जो आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास है, आप किसी भी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि उस एटम के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, दैट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास, ये होता है, ठीक है भाई। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी का भी अगर मेरे को रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है तो करना क्या है, सिर्फ मेरे को ये पता होना चाहिए कि उस एलिमेंट या एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है। एंड व्हाट इज द न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज नोन एज द न्यूक्लियॉन्स, दैट्स। ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई, ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि जो भी आपके पास एटम है, चाहे एलिमेंट है, चाहे कोई कंपाउंड है आपके पास या कोई मॉलिक्यूल है, और मेरे को उससे क्या निकालना है, रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है। रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकलेगा, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि उसमें कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है। और न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं बेटा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, न्यूक्लियॉन्स। अब इन कहोगे सर हमें इसमें प्रोटॉन्स याद करने पड़ेंगे, न्यूट्रॉन्स याद करने पड़ेंगे, कितने न्यूट्रॉन होते हैं, बेटा जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अरे होते हैं कि नहीं। और अगर मैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स जेई और नीट की बात करूँ तो आपको बाकायदा लिख के देता है, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको न्यूमेरिकल पूछेगा तो आपको बाकायदा लिख के देता है कि इसमें इतने प्रोटॉन है, इसमें इतने न्यूट्रॉन है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि उसका रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकलेगा। अब देखिए ये कैसे आया है न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहां समझ में आ गया कि यानी कि उसका जो आपके पास मास ऑफ टोटल न्यूक्लियस प्रेजेंट न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन दैट एटम, यानी कि उस एटम के अंदर मेन क्या है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन दैट इज नोन एज द
न्यूक्लियस, समझ में आ गया, डिवाइड बाय 1/12 पार्ट मास ऑफ 12 न्यूक्लियस। ये यहाँ पे क्या है, मास ऑफ द 12 न्यूक्लियस, क्योंकि कार्बन कितना एटॉमिक मास होता है बेटा उसका 12 होता है, तो मास ऑफ 12 न्यूक्लियस ऑफ सी कार्बन एटम, यानी कि कार्बन एटम का उसमें न्यूक्लियस का मास। ठीक है, इसको देखिए मैं आगे और लिबरेट करके लिखता हूं, देखिएगा मास ऑफ टोटल न्यूक्लियस जो आपके पास होते हैं, यहां से जितने भी टोटल न्यूक्लियस आएंगे, टोटल न्यूक्लियस इनटू, यानी कि टोटल न्यूक्लियस आ गए भाई, पूरा कोई भी कंपाउंड है मैंने उसके टोटल यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कर लिए, ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूक्लियन आ गए, और उसके बाद मैं एक एटम का, उसके अंदर एक एटम का क्या निकाल लूंगा, पहले तो जैसे टोटल जैसे मानेंगे जैसे H2 है, पहले तो मैंने कंप्लीट का निकाल लिया, ठीक है, कि भाई इसमें इतने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, फिर उसके बाद मैं एक एटम का निकाल लूंगा कि उसमें कितने न्यूक्लियॉन्स है वो, तो देखिएगा मास ऑफ वन न्यूक्लियन ऑफ दैट एटम डिवाइड बाय, सारी चीजें खत्म हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी, आप देखते रहिएगा बस, 1/12 पार्ट, ठीक है, मास ऑफ कितना है 12 न्यूक्लियन है, तो 12 लिखिएगा इंटू 12, और मल्टीप्लाई में देखिएगा ये 12 जो आपके कार्बन के एटॉमिक मास है उसके 12 के, मैं एक का और निकालूंगा, तो मास ऑफ किसका निकाला जाएगा, वन न्यूक्लियन का लिखा जाएगा, भाई कार्बन का मास नंबर 12 होता है ना, तो ये 12 न्यूक्लियॉन्स का आपके पास मास है, मैं एक न्यूक्लियॉन्स का, क्योंकि 12 का तो मैंने लिख दिया, अब एक का जैसे ऊपर लिखा हमने एक न्यूक्लियॉन्स का, ऐसे ही हम कितना क्या कर देंगे, तो एक न्यूक्लियॉन का और लिख लेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन्स ऑफ C12 एटम, ठीक है, अब देखिए कैंसिल आउट, यहां से ये कैंसिल आउट, मास ऑफ वन न्यूक्लियन, ठीक है, और मास ऑफ वन न्यूक्लियन कैंसिल आउट, ये कंप्लीट, देखिएगा न्यूक्लियस सभी में सेम होता है, मेरा न्यूक्लियस या किसी अनदर बॉडी का न्यूक्लियस, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होते हैं, ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि उन पे नंबर डिफरेंट हो, लेकिन बेटा न्यूक्लियस तो होते हैं ना, तो हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस की, तो यहां से ये कंप्लीट मास ऑफ, भाई कार्बन है मैंने 12 तो आगे लिख दिया, तो कार्बन के एक का आपके पास न्यूक्लियन है, यहाँ पे मास ऑफ वन न्यूक्लियन है किसी भी एटम का, दोनों के एक एक कैंसिल आउट, आपके पास बचा क्या, टोटल न्यूक्लियंस, सिर्फ क्या बचा है, टोटल न्यूक्लियस बचा, तो मैं क्या निकालना था, रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू टोटल न्यूक्लियस, इज इक्वल टू टोटल न्यूक्लियस। अब आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है कि मास, भाई आप उस देखिएगा कितना लेंथी होगा, सबसे पहले तो उसका आप उस एटम का सब्सटेंस का क्या करोगे, मास लिखोगे, डिवाइड करोगे 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम से, आपको सीधा आपको इस फॉर्मूले से, ये सिर्फ डेफिनेशन है बेटा, जो रट्टाफिकेशन वाली डेफिनेशन है ये वो डेफिनेशन है, लेकिन उसके बाद जो चीजें हैं वो एक्सप्लेन की गई है आपके लिए, क्या कि आपको शॉर्ट फॉर्म में ताकि याद रहे कि क्या मतलब होता है रिलेटिव एटॉमिक मास का, और रिलेटिव एटॉमिक मास का सिर्फ सिंपल सा मतलब है यहाँ पे कि आपके पास जितने टोटल न्यूक्लियॉन्स होंगे, जिसके भी पूछा है उसमें कितने टोटल न्यूक्लियस है, वो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास होगा, वो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास होगा। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, अगर नहीं हुआ तो मैं एक बार फिर से डिफाइन कर देता हूँ कि हमने क्या लिखा, हम क्या पढ़ रहे हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ रहे हैं, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक यानी कि कोई एटम है या कोई सब्सटेंस है, कंपाउंड है, उसके मास को हम क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके मास को रिलेट कर रहे हैं, रिलेट, तो देखिएगा किससे रिलेट किया गया, मास ऑफ एन एटम, यानी कि जिस भी एटम का मास निकाल रहे हैं एटम,
ऑफ द सब्सटेंस, कोई तो सब्सटेंस होगा, उसका मास डिवाइड बाय कार्बन के 12th पार्ट से डिवाइड, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 1 एटम, 1 एटम के कार्बन का मास C12 कार्बन होता है, तो वही है 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 1 एटम। ठीक है भाई, ओके। उसी को मैंने और आगे क्या किया है, लिबरेट करके लिखा है, यानी कि उसी को, इसी फॉर्म को, क्योंकि मेरे को पता है एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस जो मास होता है, मेन जो मास होता है किसी भी एटम का, वो किस में, न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ लिख दिया मास ऑफ टोटल न्यूक्लियोस, यानी कि कितने न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट होंगे इन दैट एटम ऑफ सब्सटेंस, उस एटम के अंदर कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट है, डिवाइड बाय 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 12 न्यूक्लियॉन्स ऑफ कार्बन 12 एटम, यानी कि 12 कार्बन एटम में भी कितने न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसके बाद इसी चीज को लिबरेट किया गया कि वो टोटल न्यूक्लियॉन्स और मल्टीप्लाई में, उसमें भी टोटल न्यूक्लियस में भी एक एटम का न्यूक्लियन कितना होगा, वो डिवाइड बाय 1/12, ये 12 न्यूक्लियन, और क्योंकि एक एटम, भाई ये किसका पूछा था, 12 न्यूक्लियंस का, मैंने साथ में एक एटम का भी, कार्बन के एक एटम्स का भी न्यूक्लियंस लिख दिया, तो 12 से 12 कैंसिल आउट, मास ऑफ 1 कार्बन एटम का न्यूक्लियंस 1 कैंसिल आउट, तो क्या बचा मेरे पास, टोटल न्यूक्लियंस बचे। ठीक है, ये मेरे पास बचे हैं टोटल न्यूक्लियंस भाई। ठीक है जी, अब देखिएगा, अगर किसी भी, कैसे निकलता है किसी का भी, देखिएगा सिंपल सा, बहुत आसान है भाई। ठीक है, समझने की कोशिश करोगे तो बहुत आसान है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी है, कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि इसके अंदर कितने आपके पास क्या होंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास उसका क्या होगा, दैट्स इट। सिर्फ इतना पता होना चाहिए आपको कि उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दैट इज नोन एज द न्यूक्लियॉन्स। उसी को बेटा क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक है, तो देखिएगा कुछ एग्जांपल्स देखिएगा, देखिए कितने कितने आसानी से आप बता सकते हो, कितनी आसानी से आप बता सकते हो। सबसे पहले अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, जो फर्स्ट एलिमेंट है, उसमें आपको प्रोटॉन पता होना चाहिए, न्यूट्रॉन्स पता होना चाहिए, कितने न्यूट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे। तो हाइड्रोजन के अंदर आपको पता है एक प्रोटॉन होता है बेटा, 0 न्यूट्रॉन होता है, ये 0 न्यूट्रॉन है, ध्यान रखना, ये न्यूट्रॉन है, कभी ओन, इसको ओन समझो आप लोग, दिस इज द 0 और ये न्यूट्रॉन। ठीक है, तो कितना हो गया टोटल, कितना 1 आ गया। रिलेटिव एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना होगा बेटा, 1 रिलेटिव एटॉमिक मास होगा। ठीक है, अगर नेक्स्ट की बात करूं, अगर नाइट्रोजन की बात करूं, तो नाइट्रोजन में बेटा 7 प्रोटॉन होते हैं, 7 ही न्यूट्रॉन होते हैं, तो रिलेटिव एटॉमिक मास कितना आ गया, 14 आ गया। ऑक्सीजन की बात करूं मैं, ऑक्सीजन की बात करूं तो आपके पास एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, तो 8 ही प्रोटॉन है और 8 ही न्यूट्रॉन है, तो 16 आपके पास क्या आ गया, रिलेटिव एटॉमिक मास आ गया। ठीक है कि नहीं। अगर कार्बन की बात करूं तो कार्बन 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन, यानी कि 12। सोडियम की बात करूं, दैट इज द सोडियम, सोडियम की अगर मैं बात करता हूं तो आपके पास 11 प्रोटॉन, ध्यान रखना इसमें 12 न्यूट्रॉन होते हैं, आप चेक भी कर सकते हो, न्यूट्रॉन्स एक ज्यादा है इसके पास, तो टोटल कितना 23 रिलेटिव एटॉमिक मास। आप इस प्रकार से सिंपल वे से आप किसी भी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। सिर्फ आपको उसमें प्रोटॉन पता होना चाहिए, दूसरा आपके पास उसमें न्यूट्रॉन पता होना चाहिए। ठीक है भाई,
ठीक है, ये थी फर्स्ट डेफिनेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है बेटा। आपको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बता दिया कि आपको क्या पता होना चाहिए उस एलिमेंट का, उस एलिमेंट का आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके नेक्स्ट डेफिनेशन। इसलिए मैं आपको एक चीज बार बार फिर से कह रहा हूँ, आप जहां भी पढ़ रहे हैं, जिस भी संस्था में जहां से भी पढ़ रहे हैं, सिर्फ आपको कहीं कहीं के भी नोट्स उठा लीजिएगा, सिर्फ आपको ये बताया जाएगा भाई रिलेटिव एटॉमिक मास, उस एटम का मास और डिवाइड बाई कार्बन के एटम्स का 12th पार्ट, दैट इज द रिलेटिव। यानी कि जो डेफिनेशन है उसी को, कोई आपको बहुत रेयर होते हैं कि इतना डीपली जाके आपको समझाया जाएगा कि बेटा अगर सिंपल वे में बोले, सिंपल तरीके से बोले तो होता क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास किसके बराबर होगा, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। व्हाट इज द न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दैट इज द, ठीक है, ठीक है कि नहीं, ओके। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन है सेकंड, जिसको बोलते हैं बेटा एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज क्या बोला जाता है इसको, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको जिसका सिंबल जो होता है यू से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यू से भी, और बेटा पहले लिखते थे अब नहीं लिखते, डाल्टन भी बोलते हैं DA, पहले लिखते थे अब नहीं लिखते हैं DA। तो दिस इज द एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अब आपको हमें क्या बताना है, 1 AMU क्या होता है, 1 U की डेफिनेशन या 1 डाल्टन की डेफिनेशन क्या होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए बेटा क्या होगा, जो आपके पास 1/12 इंटू मास ऑफ C12 ऑफ एटम, या ऑफ हटा दीजिएगा, ठीक, 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, ये डेफिनेशन, सिंपल सी डेफिनेशन ये होती है, ये आप डेफिनेशन है आपके पास। ठीक है बेटा, ये सिंपल सी डेफिनेशन है आपके पास, इसको भी हम लिबरेट करेंगे, इसको भी आगे समझेंगे कि क्या, यानी कि 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट क्या होगा, 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम, यानी कि 12 कार्बन के एटम में और उसका भी 1/12 पार्ट, 1/12 पार्ट। देखिए बेटा इसको भी सेम जो पीछे किया था हमने, 1/12 एज इट इज। ठीक, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मास ऑफ C12 न्यूक्लियॉन्स लिख सकते हैं कि नहीं, या आप ऐसे लिख लीजिएगा, मास ऑफ 12 न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, आगे लिखिएगा 1/12, ये 12 का है तो इंटू में 12, एक का भी लिख लेते हैं, इंटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियन ऑफ C12 एटम, लिख सकते हैं कि नहीं बेटा, मास ऑफ 1 न्यूक्लियन ऑफ C12 एटम, ये कैंसिल आउट, बच क्या गया, 1 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ 1 न्यूक्लियन, मास ऑफ 1 न्यूक्लियन। व्हाट इज द न्यूक्लियन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, दैट इज द न्यूक्लियन। कोई नहीं बोलेगा जी 1 AMU इज इक्वल टू मोल नंबर, मोल के इक्वल होगा 1.66, वो बेटा जब हम उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तब मोल की उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, तब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, दैट इज द सिंबल। चलो मैं वो भी लिख देता हूँ आपको कि अगर 1 AMU को
ग्राम के अंदर कन्वर्ट, अप्रोक्सीमेट ग्राम या केजी में कन्वर्ट किया जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम और 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। दिस इज द, ये भी आप बोल सकते हो कि 1 AMU कितना होगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम और 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। दिस इज द, ठीक है, मास ऑफ 1 न्यूक्लियन। ये आपके पास मास आ गया, मास किस में, ग्राम में, तो ये आप याद रख सकते हो, ठीक है, ओके। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा, बड़ा ही आसान, बहुत ही आसान। यानी कि सिर्फ आपको याद क्या रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि भाई अभी मैंने क्या बताया, फर्स्ट जो आपको डेफिनेशन बताई वो क्या थी, रिलेटिव एटॉमिक मास, यानी कि RAM। व्हाट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास? रिलेटिव एटॉमिक मास बेटा कि कितने प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट है किसके अंदर, उस एटम के अंदर, दैट इज क्लियर। सेकंड हमने बात की एटॉमिक मास यूनिट, जिसको AMU से डिनोट किया जाता है। इसका क्या बताया मैंने कि 1 AMU कितना होगा बेटा, मास ऑफ 1 न्यूक्लियन। और आपसे पूछ ले कि मास ऑफ 1 न्यूक्लियन क्या होगा, तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और अगर केजी में पूछ ले तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27। ये वैल्यू तो आपको याद करनी पड़ेगी, ये वैल्यू तो आपको याद करनी पड़ेगी। अगर उसको कन्वर्ट करते हैं, सीधा कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बता देता हूं आपको, हाइड्रोजन का पूछा कि भाई हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यूनिट बताइए बेटा, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यूनिट बताइएगा। तो बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने होते, एक ही था आपके पास, अरे भाई प्रोटॉन एक ही था, 0 न्यूट्रॉन थे, तो एक आपके पास, और इसको डिनोट करते हैं U से, तो ये आपके पास हाइड्रोजन में कितने एटॉमिक मास यूनिट है, 1 है। इसको अगर कन्वर्ट करूं मैं किसमें, ग्राम के अंदर, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। बताओ किसी को दिक्कत है? अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन इज 12, कार्बन इज द 12, तो दिस इज द 12U। और इसको कन्वर्ट करें ग्राम के अंदर तो 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24। दिस इज द, बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है? ऐसे आप नाइट्रोजन का भी लिख सकते हो, नाइट्रोजन 14 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24। बताइए किसी को दिक्कत है? बताइए, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे है, इजिएस्ट वे है, ठीक है। अगर फिर भी आप लोगों को कहीं भी कंफ्यूजन है, आप कमेंट करिएगा, मैं उसको दोबारा से बताने की कोशिश करूँगा उस चीज़ को, ठीक है। आप बेफिक्र रहिए इस चीज़ के लिए, आप जहाँ भी आपको प्रॉब्लम है कि सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही, यहाँ से एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा, मैं दोबारा से फिर बता दूँगा, डोंट वरी अबाउट, ठीक है। दिस इज द वे, ऐसे निकलता है। नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करें, दो कंप्लीट हो गई है, रिलेटिव एटॉमिक मास बेटा, ठीक है, जो किसके बराबर होगा, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बराबर होगा, ठीक है। इसके बाद मैंने पढ़ा क्या, AMU एटॉमिक मास यूनिट, ये किसके बराबर, मास ऑफ 1 न्यूक्लियन, ठीक है, टोटल मास ऑफ 1 न्यूक्लियन। ये आपके पास ये डेफिनेशन थी। लोग ऐसे ही हवा बनाते हैं कि जी समझ में, केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है। दिस इज द इजिएस्ट वे, ठीक है। अगर समझने की कोशिश करते हो तो, और नहीं करते हो तो इससे टिपिकल कोई चीज़ है नहीं भाई, ठीक है। आप गूगल पे सर्च मारिएगा विच सब्जेक्ट इज द हार्डेस्ट सब्जेक्ट, तो केमिस्ट्री इज द हार्डेस्ट सब्जेक्ट, लेकिन हम उसको सिंपलेस्ट, हार्डेस्ट को भी बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आपके पास लेके आए। तो थर्ड जो आपके पास है, जो डेफिनेशन पूछता है, वो एटॉमिक वेट एंड मोलिकुलर वेट। बेटा एटॉमिक वेट एंड मोलिकुलर वेट,
वेट। ठीक है, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, ध्यान से समझते रहिएगा, ध्यान से। ठीक है, तो देखिएगा, सभी आराम से बैठ जाओ बेटा। एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट, सबसे पहले एटॉमिक वेट की बात कर लेते हैं। ठीक है, कि एटॉमिक वेट क्या है। तो एटॉमिक वेट जो आपके पास है, प्रेजेंट न्यूक्लियॉन्स, कितने न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट है, प्रेजेंट न्यूक्लियॉन्स इनटू, सॉरी ये इनटू है, मल्टीप्लाई बाय क्या, मास ऑफ वन न्यूक्लियन, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ वन न्यूक्लियन। बेटा मास ऑफ वन न्यूक्लियन, अरे अभी अभी पढ़ा था प्रेजेंट न्यूक्लियन, यानी कि जो आरएम में पढ़ा था वो, यानी कि ये जो आर रिलेटिव, सॉरी आर ए एम में पढ़ा था, और इनटू में ये तो अभी पढ़ा है भाई, मास ऑफ वन न्यूक्लियन किसमें, अरे किसमें, एएमयू में, एटॉमिक मास यूनिट है। इन्हीं के मल्टीप्लिकेशन को क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास, सॉरी इसी के कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं, एटॉमिक वेट बोलते हैं जी। क्या बोलते हैं भाई, एटॉमिक वेट। जो अभी मैं समझा रहा था यार, वो क्या एटॉमिक वेट ही तो है जो अभी मैं आपको समझा रहा था। ठीक है कि नहीं, ठीक है भाई, ओके। अगर आपको किसी का, अभी मैं जैसे बताया आपको, हाइड्रोजन का अगर बोले एटॉमिक वेट निकालिएगा, एटॉमिक वेट निकालिएगा, दोनों क्या हो जाएंगे आपके पास, रिलेटिव, यानी कि 1U, और इसको अगर कन्वर्ट करोगे तो 1 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये इसका क्या हो गया, एटॉमिक वेट हो गया बेटा। ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन में 80 न्यूट्रॉन होते हैं, 80 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, 16U इज इक्वल टू 16 इंटू 1.66, भाई ये तो कितने प्रेजेंट है, 16, मास ऑफ वन न्यूक्लियन एमयू, और एमयू को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1.66। ठीक है कि नहीं भाई, यहाँ पे मैंने यू लगा दिया ना, अरे यू मतलब यू मीन्स एटॉमिक, एएमयू की बात कर रहा हूँ मैं, एएमयू एटॉमिक मास यूनिट की बात हो रही है। ठीक है, तो इंटू 10⁻⁻24 आप ऐसे निकाल सकते हो एटॉमिक वेट, ये आपके पास एटॉमिक वेट है जी। ठीक है, अब बेटा मोलिकुलर वेट वो देख लीजिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोलिकुलर वेट क्या जी, मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट क्या होगा, मोलिकुलर वेट टोटल न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट, टोटल न्यूक्लियस प्रेजेंट इनटू 1 AMU, टोटल न्यूक्लियस प्रेजेंट इनटू 1 AMU। ठीक है जी, अब कईयों को समझ में नहीं आया क्या हो रहा है, अरे भाई मोलिक्यूलर वेट मतलब मोलिक्यूल का वेट बोल रहा है, जैसे पानी क्या है, मोलिक्यूल है कि नहीं भाई, तो उसके मोलिकुलर वेट, वो एटॉमिक वेट निकाला है एक अलग से, कि किसी का भी कार्बन का, हाइड्रोजन का, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ये कोई भी मोलिक्यूल होगा, जैसे पानी लेते हैं H2O वाटर, इसका मोलिकुलर वेट निकालते हैं इस फॉर्म से, टोटल न्यूक्लियस प्रेजेंट इनटू 1 AMU। बेटा 1 AMU ध्यान रखना, मैंने आपको वैल्यू बता दी, आपको ये याद रखना पड़ेगा, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, ये आपको याद रखना पड़ेगा ये वैल्यू, देयर इज नो वे। ओके, तो देखिएगा, सबसे पहले प्रोटॉन की बात कर लीजिएगा। प्रोटॉन्स कितने होते हैं भाई, हाइड्रोजन में तो 2 ही प्रोटॉन होते हैं, ऑक्सीजन में कितने कितने 8 प्रोटॉन भाई, 8 प्रोटॉन। ठीक है, अरे है कि नहीं। अब न्यूट्रॉन की बात कर लीजिएगा, न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, अच्छा हाइड्रोजन में 0 होते हैं दोस्त, 0 न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्लस इसमें तो 8 ही होते हैं, 8 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ऐड कर लो, 10 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन, दोनों से क्या बनता है, न्यूक्लियॉन्स बनता है, तो ये कितना हो गया बेटा 18U।
ठीक है। टोटल तो वैसे तो आपके पास 18 आएगा, क्योंकि फिर मल्टीप्लाई में AMU है, तो इंटू 1 AMU करोगे तो ये 18U हो जाएगा। इसको कन्वर्ट करोगे 18 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24। ये आ गया जी आपके पास। बताइए, किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिएगा बेटा। ये आ गया आपके पास, ठीक है। ऐसे ही और निकाल देते हैं आपके लिए मोलिकुलर वेट का एक और एग्जांपल। टोटल न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इनटू 1 AMU। ये टोटल न्यूक्लियॉन्स निकाल दिए, AMU की यूनिट U भाई, क्योंकि एक के बराबर ही होगा ना भाई। AMU क्या आया था, मास ऑफ 1 न्यूक्लियन, तो 18U है, इंटू 1 के करोगे तो 18U आ जाएगा, और इसकी कन्वर्ट करोगे तो 1 AMU की वैल्यू आपके पास क्या होगी, 1 U की वैल्यू ग्राम के अंदर 1.66 इंटू 10⁻24। ठीक है जी, ठीक है, ओके। समझते रहिए आप, समझते रहिए आप चीजों को। ऐसा लगेगा केमिस्ट्री तो बिल्कुल जानी पहचानी है हमारी, ठीक है कि नहीं। केमिस्ट्री से तो हमारा बहुत गहरा रिश्ता है, जन्मों जन्मों का रिश्ता है, ठीक है। इस प्रकार से पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री का तो हमारे साथ जन्मों जन्मों का, और किसी के साथ रिश्ता रहे ना रहे, लेकिन अगर हमसे पढ़ते रहेंगे तो केमिस्ट्री के साथ आपका जन्मों जन्मों तक रिश्ता रहेगा, ये कॉन्फिडेंस है, ठीक है भाई। ओके, चलिएगा सेकंड, कोई भी एग्जांपल ले लें। कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि मोलिकुलर वेट की बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है बेटा। पहले आप करिएगा, पहले आप करिएगा। भाई सिंपल सा है, आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पता होने चाहिए। सिंपल सी बात है कि कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, दैट्स एनफ है भाई, दैट्स एनफ। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 प्रोटॉन। पहले प्रोटॉन प्रोटॉन कर लेते हैं, न्यूट्रॉन अलग कर लेते हैं। चलिएगा 20 प्रोटॉन। कार्बन में भाई कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन भी है ना, ये कैल्शियम को मैंने लिख दिया 20। अब कार्बन की बात कर लेते हैं बेटा, 6 प्रोटॉन होते हैं। प्लस में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कितने होते हैं प्रोटॉन, 8 होते हैं। कितने मॉलिक्यूल, कितने एटम, 3 है, मल्टीप्लाई कर दिया, 8 3 जा 24। दिस इज द प्रोटॉन। प्लस सेम वही यार, 20 न्यूट्रॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन प्लस 24 न्यूट्रॉन, ठीक है जी। इनको ऐड करोगे, इतना मैथ्स तो आता ही होगा, हम उम्मीद कर सकते हैं। 100 इंटू मल्टीप्लाई किसके साथ थी, AMU के साथ, तो ये कितना हो गया, इसकी यूनिट लगाओगे तो U, इसको लिखेंगे 100 1.66 इंटू 10⁻24। बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या भाई, यहाँ है कोई प्रॉब्लम किसी को? आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई, यहाँ तक बेटा किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हमने जो पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने। आज 3 चीज़ें क्लियर की है आपके पास। फर्स्ट, रिलेटिव एटॉमिक मास, जो किसके बराबर होगा, जो बराबर होगा टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बराबर। कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, वही आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास। सेकंड हमने पढ़ा है कि आपके पास AMU एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट यानी कि मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन के बराबर, उसकी वैल्यू क्या थी 1 AMU की 1.66 10⁻⁻24। इसके बाद एटॉमिक वेट एंड मोलिकुलर वेट, एटॉमिक वेट प्रेजेंट इनटू यानी कि रिलेटिव एटॉमिक मास और इनटू AMU एटॉमिक मास यूनिट, जो आपको बता दिया कि इस प्रकार से करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने मोलिकुलर वेट पढ़ा। मोलिकुलर वेट में क्या था, मल्टीप्लाई थी, यानी कि ठीक है, यानी कि टोटल आपके पास जो न्यूक्लियॉन्स थे उनकी दैट्स मल्टीप्लाइज कि कितने न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट है, और उसके पास इनटू AMU, आपको एग्जांपल्स बता दिए, ठीक है जी। तो बस पढ़ते रहिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू बेटा।